Hey friends, this is Sonia and welcome to my YT चैनल चोक एंड स्ट्रेस क्लासेस। तो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे प्रकाश के बारे में और आज हम इसके सेकंड पार्ट की बात करने वाले हैं। तो हमने प्रकाश के बारे में जान लिया था। प्रकाश जो है वो ऊर्जा का एक पुंज है। सूर्य का प्रकाश कैसे आता है पृथ्वी पर, चंद्रमा का प्रकाश कैसे आता है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके थे। और कलर कैसे बनते हैं, प्राथमिक रंग कौन से होते हैं, द्वितीयक रंग कौन से होते हैं, सारी जानकारी हम ले चुके थे। आज जो हम इस टॉपिक का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो क्लास है आज प्रकाश टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेगी, लेकिन जो प्रकाश का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वाला पार्ट है वो इसी में होगा। तो नोट्स बनाने हो तो नोट्स बनाइएगा, अदरवाइज़ वीडियो को 1 से 2 बार देखोगे तो ये पूरा दिमाग में फिट हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ बहुत ही ईजी वे में पढ़ने वाले हैं। आप जानते हैं कि पहले वाली भी हमने क्लास पूरी अच्छे से दिमाग में बैठने लायक ही जो पढ़ा था उसके अंदर सारा क्लास में ही याद करने की दृष्टि से हमने पढ़ा था। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? सबसे पहले मैं बता दूं, प्रकाश जो है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम की ओर जाती है तो अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाती है। ठीक है, यानी कोई भी एक माध्यम है उससे दूसरे माध्यम की तरफ जाएगी ना, तो प्रकाश की किरण थोड़ी सी क्या हो जाएगी, विचलित हो जाएगी। और इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, क्योंकि जैसे एक माध्यम से दूसरे माध्यम की तरफ जा रही है ना, प्रकाश की किरण सेम वैसे ही नहीं होगी, वो थोड़ा बहुत तो हिले डुलेगी। हम पे लगा लो, हम किसी भी एक सिचुएशन से निकल के दूसरी सिचुएशन में जाते हैं तो थोड़ा बहुत तो परिवर्तन हमारे अंदर होता ही है। तो प्रकाश की किरण के साथ भी सेम वैसा ही होता है। ठीक है, उसके बाद में लाल रंग का जो प्रकाश है ना, लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम तथा बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। यही हमने कल पढ़ा था। लाल रंग जो होता है ना वो सबसे कम विचलित होता है और बैंगनी रंग सबसे ज़्यादा विचलित होता है। यही हम यहाँ पे भी पढ़ रहे हैं। अपवर्तनांक के जो अपवर्तनांक वाला जो पॉइंट है, इसके अंदर भी सेम वही कंडीशन है कि जो लाल रंग है ना उसका अपवर्तनांक सबसे कम और बैंगनी रंग का सबसे ज़्यादा होता है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम की ओर जाती है ना, तो इसकी आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। आवृत्ति जो होती है ना वो तो अपरिवर्तित रहेगी, चेंज नहीं होगी, लेकिन तरंग दैर्ध्य और वेग बदल जाता है। वेग जो है ना वो, और तरंग दैर्ध्य। अब तरंग दैर्ध्य क्या होता है, जैसे इस तरीके से कोई एक रास्ता है, ठीक है, तो यहाँ का ये वाला पार्ट है ना, इसको तरंग दैर्ध्यता बोलेंगे। ठीक है, यहाँ से प्रकाश की किरण जा रही है इधर, तो ये वाला पार्ट है ना, ये पूरा का पूरा प्रकाश की जो गति है उसकी तरंग दैर्ध्यता कहलाएगी। तो जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाएगी ना प्रकाश की किरण, तो उसकी आवृत्ति तो वही रहेगी, लेकिन उसका जो वेग है और जो तरंग दैर्ध्यता है ना वो बदल जाती है। ठीक है, वो चेंज हो जाती है। उसके बाद में निरपेक्ष अपवर्तनांक, ये थोड़ा डीप है, अगर याद रहे तो ठीक है, अदरवाइज छोड़ देना। ठीक है, निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है? निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है ना, निर्वात में प्रकाश की चाल बेटा, माध्यम में प्रकाश की चाल। निर्वात मतलब जहाँ कुछ भी नहीं है, वायु भी नहीं है, ठीक है, उसको निर्वात। जहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब वायु तो हर जगह विद्यमान होती है, लेकिन निर्वात के अंदर वायु भी विद्यमान नहीं होती, उसको निर्वात बोलते हैं। और उसके बेटे में हम क्या कर देंगे, माध्यम में प्रकाश की चाल। किसी माध्यम में, जैसे जल हो सकता है, प्रकाश जो है हवा हो सकता है, माध्यम कोई भी माध्यम हो सकता है, कोई प्रिज्म हो सकता है ना। तो निर्वात में प्रकाश की चाल बेटा, माध्यम में प्रकाश की चाल हमें क्या देगा, निरपेक्ष अपवर्तनांक देगा। ताप बढ़ने पर सामान्यतः अपवर्तनांक जो होता है ना वो घटता है। अगर ताप बढ़ेगा तो अपवर्तनांक, जो ये वाला अपवर्तनांक है ना वो घटेगा। ठीक है, उसके बाद में अपवर्तन के अनुप्रयोग। अब ये वाला जो पार्ट है ना, अपवर्तन के अनुप्रयोग, किसी भी टॉपिक को हम साइंस में पढ़ रहे हैं ना फ्रेंड्स, हमें लेवल 1 की दृष्टि से उसके उदाहरण जो है ना वो सबसे ज़्यादा याद करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो L1 है ना, जो हमारा लेवल है, उसके अंदर व्यवहारिक चीज़ें पूछी जाती है। ये आप अपने दिमाग में गांठ बांध लेना, चाहे वो SST हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो अदर कोई भी सब्जेक्ट हो, हमसे व्यवहारिक चीज़ें ही मांगता है। एग्जामिनर की ये सोच होती है कि हम लेवल 1 के अंदर बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उन्हें व्यवहार में लाई हुई चीज़ें पढ़ाएं। क्यों? क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना वो व्यवहार में आई हुई, जो उनके रियल लाइफ से जुड़ी हुई जो चीज़ें होती हैं ना, उन पे ज़्यादा बिलीव करते हैं, उन पे ज़्यादा विश्वास करते हैं और उनको ही ज़्यादा समझ पाते हैं। तो ये जो है ना अपवर्तन के अनुप्रयोग क्या क्या होते हैं?
आकाश का रंग नीला दिखाई देता है क्योंकि नीला रंग सबसे अधिक प्रकीर्णिक होता है, फैलता ज़्यादा है। आकाश देखो छोटा तो है नहीं, बहुत बड़ा है, तो उसके लिए कोई ऐसा रंग चाहिए होगा जो ज़्यादा तरीके में, ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा जो क्षेत्र में फैल सके, ऐसा रंग चाहिएगा। तो नीला रंग ऐसा ही है जो सबसे ज़्यादा प्रकीर्णित होता है, नीला रंग सबसे ज़्यादा फैलता है, इसीलिए आकाश का रंग नीला होता है। आप सोचो आकाश का रंग पीला क्यों नहीं है, आकाश का रंग लाल क्यों नहीं है, बैंगनी क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि वो रंग इतने प्रकीर्णित नहीं होते, प्रकीर्णित होता है नीला रंग सबसे ज़्यादा, फैलता सबसे ज़्यादा है, और आकाश कोई छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है, इसीलिए आकाश नीला दिखाई देता है। ये अपवर्तन की वजह से दिखाई देता है। पृथ्वी के वायुमंडल में अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं, ठीक है। और आगे ना जो मिश्रण वाला टॉपिक है ना, उसके अंदर हम पढ़ेंगे जो तारे हैं ना वो प्लाज्मा के कारण भी, तारे, सूर्य, ये जो पदार्थ की जो एक पदार्थ जो है उसके रूप होते हैं अलग अलग, उसका जो एक विशिष्ट रूप होता है प्लाज्मा, तो प्लाज्मा की वजह से भी तारे जो है, पूछा जाता है हमसे मिश्रण और यौगिक वाले पार्ट के अंदर अगर क्वेश्चन पूछेगा तो तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो तारे जो है प्लाज्मा की वजह से टिमटिमाते हैं। लेकिन यहाँ पे हम अपवर्तन की बात कर रहे हैं, तो तारे अपवर्तन की वजह से टिमटिमाते हैं। खतरे के निशान का लाल रंग क्यों होता है, क्यों बनाया जाता है? क्योंकि लाल रंग की जो तरंग दैर्घ्यता ना, मैंने यहाँ समझाया था ना, तरंग, ये वाली तरंग दैर्घ्यता लाल रंग की सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन लाल रंग सबसे कम जो है विचलित होता है, ठीक है। लाल रंग सबसे कम विचलित होता है, लेकिन लाल रंग की तरंग दैर्घ्यता सबसे ज़्यादा होती है, वो दूर से हमें दिखेगा, इसी वजह से लाल रंग के निशान होते हैं। आप देखना सड़क पे जो, रोड पे जो निशान बनाए जाते हैं ना, लाल रंग के बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि लाल रंग जो होता है ना वो सबसे ज़्यादा दूर से, मतलब सबसे ज़्यादा वो है, दूर से ही हमें दिखाई देने लग जाता है लाल रंग जो है उसका अपवर्तनांक, और लाल रंग विचलित सबसे कम होता है, लेकिन लाल रंग की तरंग दैर्घ्यता जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, इसी वजह से लाल रंग हमें दूर से ही दिखाई देने लग जाता है। वर्षा के मौसम में इंद्रधनुष दिखाई देता है। आपको पता है वर्षा के मौसम में इंद्रधनुष दिखाई देता है क्योंकि वायुमंडल में उपस्थित जल के कण जो होते हैं ना, प्रिज्म के कार्य करते हैं। प्रिज्म, पतले प्रिज्म में जब कोई प्रकाश की किरण जाती है 7 रंगों में डिवाइड हो जाती है, पता है ना। तो इंद्रधनुष में कितने कलर होते हैं? 7 कलर होते हैं, है ना। तो ये जो है, जो वायु के अंदर जल के कण, छोटी छोटी बूंदें होती है, वो प्रिज्म का काम करते हैं, और जैसे ही उनके अंदर प्रकाश की किरण आती है तो उससे 7 रंगों में फैल जाती है, और उसी वजह से हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है। परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और अपवर्तन का वर्ण विक्षेपण का सबसे अच्छा उदाहरण है इंद्रधनुष। अगर पूछे कि परावर्तन का, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का और अपवर्तन का सबसे अच्छा, और विक्षेपण का सबसे अच्छा बेस्ट उदाहरण कौन सा है, तो बेस्ट एग्जाम्पल है हमारा इंद्रधनुष। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये तो था अपवर्तन, अपवर्तन पढ़ लिया। अब प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन तब होता है जब प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है ना, तो कोण होता है ना, वो जो आपतन कोण होता है ना, वो क्रांतिक कोण से बड़ा होता है। आपतन कोण होता है मतलब जहाँ पे प्रकाश की किरण आई, ठीक है, यहाँ से गई परावर्तन, और ये जो क्रांतिक कोण है ना इससे बड़ा होता है, ठीक है। ये वाला बराबर होता है, ये वाला बराबर होता है, लेकिन इधर जो बनेगा ना ये बड़ा होगा, ठीक है। तो आपतन कोण है वो क्रांतिक कोण से बड़ा होता है। प्रकाशिक तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित युक्ति है। प्रकाश देने वाला तंतु होता है ना वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित युक्ति है। जैसे इंद्रधनुष जो है वो सभी तरह के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, ठीक है, और अपवर्तन का अच्छा उदाहरण है, वैसे ही जो ये प्रकाशिक तंतु है ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन का सबसे अच्छा उदाहरण है, सबसे अच्छी युक्ति है। प्रकाश में व्यतिकरण का गुण होता है के कारण, और व्यतिकरण के गुण के कारण ही जल की सतह पर फैली हुई केरोसिन यानी मिट्टी के तेल की जो परत होती है ना वो सूर्य प्रकाश में रंगीन दिखाई देती है। आप है ना जल के ऊपर केरोसिन ऑयल डाल के देखना, ऊपर ऊपर तैरेगा। क्यों? क्योंकि तेल ऑयल जो होता है ना वो पानी के अंदर मिक्स नहीं होता, आप जानते हैं, ठीक है। ऊपर ऊपर तैरेगा, एक परत बन जाएगी, और मच्छरों के लिए डालते हैं हम, तो मच्छर उसमें फंस जाते हैं। जो परत बनती है ना उसको आप साइड में मतलब कैसे भी, किस वाली साइड से भी देख लेना, उसमें आपको कलर दिखाई देंगे, रंगीन दिखेगी वो। क्यों? क्योंकि वो उसमें प्रकाश के अंदर व्यतिकरण का गुण होता है, इस वजह से जो केरोसिन डाला है ना ऊपर, उसकी परत जो बनी है ना पानी के ऊपर, वो हमें कैसी दिखाई देती है? रंगीन दिखाई देती है। लेंस, अब लेंस के बारे में पढ़ेंगे। लेंस कितने प्रकार के होते हैं?
दो प्रकार के, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। यहाँ पे एक और उदाहरण भी ले सकते हो आप, ये केरोसिन है वाला ना, तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अंदर एक और उदाहरण, जैसे आप पानी के अंदर कोई छड़ी, लोहे की छड़ी इस तरह से टेढ़ी करके डालना, आपको वो छड़ी है ना ऊपर उठी हुई दिखाई देगी, है ना, ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का अच्छा उदाहरण है। उसके बाद में लेंस दो तरह के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। जब लेंस उससे अधिक अपवर्तनांक के वाले द्रव के अंदर डुबोया जाता है ना, तो इसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है और ये दोनों उल्टे काम करने लगते हैं। उत्तल लेंस अवतल की तरह काम करेगा और अवतल लेंस उत्तल की तरह काम करेगा, ठीक है, यानी उल्टे, दोनों रिवर्स, मतलब उल्टे हो जाते हैं, दोनों एक दूसरे की जगह काम करने लगते हैं जब लेंस को खुद से अधिक अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोया जाता है तब। द्रव में वायु का बुलबुला अवयव, बुलबुला या बुलबुला जो होता है ना अवतल पे अवतल लेंस की भांति कार्य तथा व्यवहार करता है। द्रव जो होता है ना, द्रव, ठीक है, जिसका एक आयतन जिस भी बर्तन में डालो उसी का आकार ले लेता है। द्रव अवस्था पदार्थ की होती है ना, ठोस, द्रव और गैस। तो जो द्रव है ना उसके अंदर वायु का जो बुलबुला होता है ना वो अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। जैसे अवतल लेंस कार्य करता है ना, सेम उसी तरह से कार्य करता है। उसके बाद मानव नेत्र। मानव नेत्र जो होता है ना प्रकाशिक यंत्र होता है एक तरह का। क्या होता है? प्रकाशिक यंत्र, जिससे हम देख पाते हैं। अगर मानव नेत्र ना हो तो अंधेरा ही अंधेरा हो, है ना, किसी तरह का कोई जीवन ही ना हो और जीवन में कोई रंग भी ना हो, तो ये मानव नेत्र है, ये प्रकाशिक यंत्र की तरह काम करता है। फोटोग्राफिक कैमरे की तरह व्यवहार करता है। इसके वास्तविक प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। ये है ना क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है, इम्पोर्टेंट लगा लेना। 10-15 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये का जितना भी नोट लगाना है इस पे, और चोखा सा स्टार लगा लेना इस पे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वास्तविक प्रतिबिंब जो है ना रेटिना पर बनता है, ठीक है। स्पष्ट रूप से न्यूनतम दूरी, जो हेल्दी डिस्टेंस होता है ना एक स्वस्थ आई का, ठीक है, एक स्वस्थ आँख का, एक स्वस्थ मनुष्य की आँख का जो आइज़ का हेल्दी डिस्टेंस होता है ना, न्यूनतम दूरी, वो 25 सेंटीमीटर होती है। इससे नज़दीक अगर आप आंखों के पास कोई भी चीज़ ला के देखोगे ना, वो आपको धुंधली दिखाई देगी, वो साफ नहीं दिखेगी। भले ही अभी कर लो प्रयोग, आप बैठे हो ना, हाथ में पेन होगा, देख लो 25 सेंटीमीटर, आपको अंदाज़ा लगा सकते हो 25 सेंटीमीटर कितना होगा, ठीक है। आप 25 सेंटीमीटर तक नज़दीक ला के देखो, आपको चीज़ है ना वो धुंधली दिखेगी। सामान्य आंखों से देखी जा सकने वाली अधिकतम दूरी, ये तो थी न्यूनतम, आप कितना पास ला के देख सकते हो। अधिकतम है ना वो अनंत होती है, इनफाइनाइट होती है। जितनी अच्छी आइज़ की साइट होगी ना उतनी दूर तक देखा जा सकता है। अब दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष के अंदर क्या होता है? दृष्टि दोष। पहले दृष्टि दोष के बारे में जान लेते हैं क्या होता है। आंखों के रोग, है ना, आंखों में दोष भी हो जाते हैं ना, नज़दीक की वस्तु साफ नहीं दिख रही, दूर की वस्तु साफ नहीं दिख रही, बराबर में नहीं देख पा रहे। अबिंदुकता, इसके अंदर सबसे पहले आता है अबिंदुकता। ये क्या होता है? दृष्टि वैषम्य। इसमें नेत्र क्षैतिज दिशा में, यानी जब बराबर में देखोगे आप, बिल्कुल सामने देखोगे तब तो आप ढंग से देख पाओगे, ठीक है, परंतु उधर्व, उधर्व का मतलब होता है ऊपर वाली साइड, ऊपर वाली साइड देखोगे ना, ऊपर की दिशा में देखोगे तो आप ढंग से नहीं देख पाओगे। इसके निवारण के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसमें किस लेंस का यूज़ होता है? बेलनाकार लेंस का यूज़ किया जाता है। आप ना सामने देखोगे, ये अबिंदुकता दोष जो होता है ना, दृष्टि वैषम्य भी बोल सकते हैं इसको, ये दोनों नाम है इसके। अगर इसके अंदर अगर आप सामने देखोगे ना बिल्कुल, तो आपकी आंखें ढंग से काम करेंगी, लेकिन आप जस्ट ऊपर आंखों को उठा के ऊपर कोई चीज़ देखना चाहोगे ना तो आप नहीं देख पाओगे। निकट दृष्टि दोष, इसके अंदर नाम तो इसका निकट दृष्टि दोष है, ऐसा लग रहा है कि निकट की वस्तु साफ नहीं दिखेगी, लेकिन इसके अंदर उल्टा है। नज़दीक की वस्तु तो साफ दिखती है लेकिन दूर की वस्तु साफ नहीं दिखती, और इसके अंदर अवतल लेंस यूज़ होता है। डॉक्टर के पास हम अपनी आंखें चेक करवाने जाते हैं ना, तब अगर हमें निकट दृष्टि दोष है, मतलब निकट की वस्तुएं तो हमें साफ दिख रही हैं और दूर की वस्तुएं हमें नहीं दिख रही, तो हमें अवतल लेंस दिया जाता है डॉक्टर के द्वारा। और दूर दृष्टि दोष, इसके अंदर क्या है? दूर की वस्तुएं तो साफ दिखेंगी और पास की वस्तुएं साफ नहीं दिखेंगी, और इसके अंदर उत्तल लेंस यूज़ होते हैं। जब हमें निकट की दृष्टि हमें निकट दृष्टि दोष होता है, हमें निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देती है और दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती, तो अवतल लेंस। और दूर दृष्टि दोष के अंदर दूर की साफ दिखेंगी, निकट की साफ नहीं दिखेंगी, उसमें उत्तल लेंस यूज़ होता है। तो ये थे दोनों, उल्टे हैं
इनको याद करो ना तो कोई ट्रिक लगा के याद करना, क्योंकि उल्टे हैं। क्योंकि कई बच्चे जो साइंस से बिल्कुल ही हटके हैं ना, बिल्कुल ही परे हैं, उन्होंने बिल्कुल ही छोड़ दिया ना, उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल है। बाकी ये चीज़ हम पढ़ते रहते हैं। निकट दृष्टि दोष के अंदर निकट की साफ दिखेंगी, ठीक है, और दूर की साफ नहीं दिखेंगी, और अवतल लेंस यूज़ होगा। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु साफ दिखेगी, पास की वस्तु निकट की वस्तु साफ नहीं दिखेगी, और उत्तल लेंस यूज़ होगा। उसके बाद जो है जरा दृष्टि दोष, अब वो तो थे निकट और दूर। निकट में निकट वाली साफ दिख रही थी, दूर वाली साफ नहीं दिख रही थी। दूर में दूर वाली साफ दिख रही थी, निकट वाली साफ नहीं दिख रही थी। जरा दृष्टि दोष, ना दूर की साफ दिख रही और ना ही नज़दीक की, मतलब ना घर का ना घाट का, ना दूर की साफ दिख रही और ना नज़दीक की साफ दिख रही। दोनों ही दिशा में, दोनों ही स्थितियों में हमें वस्तु साफ नहीं दिख रही, तो द्विफोकसीय लेंस यूज़ किया जाता है। मतलब नीचे वाले भाग में निकट दृष्टि के लिए और ऊपर वाले भाग में दूर दृष्टि के लिए। निकट दृष्टि के लिए अवतल लेंस यूज होता है, दूर दृष्टि के लिए उत्तल लेंस यूज होता है। द्विफोकसीय लेंस के अंदर ये दोनों, जो चश्मा बनता है ना, उसमें ये दोनों लेंस डाले जाते हैं फिर, ठीक है। तो ये थी हमारी प्रकाश का पूरा टॉपिक। अब पढ़ने से तो तुम चाहे पूरा ग्रंथ पढ़ लो, हमें यहाँ पे स्कॉलर नहीं बनना। स्कॉलर बहुत मिलेंगे आपको, बहुत सारे स्कॉलर मिल जाएंगे। ये कहने वाले कि एक टॉपिक आ गया तो उसको पूरा पढ़ो, पूरे पूरे ग्रंथ पढ़ो। आप ये डिसाइड करना कि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन का वेटेज कितना है, मार्क्स का वेटेज कितना है, और आपका लेवल क्या है, ठीक है, और आपके पास टाइम कितना है। सबसे पहले आप ये सोचो आपके पास टाइम कितना है, सबसे बड़ा वेटेज कौन सा है, उसको आप कितना टाइम दे रहे हो, ठीक है, और छोटा वेटेज कौन सा है, उसको कितना कितना देना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, किसी भी टीचर पे या किसी भी कोचिंग पे या किसी भी मोटिवेटर के पीछे लग के खुद के दिमाग को स्थिर मत करना, क्योंकि आपकी दिनचर्या आप जानते हो, आपके दिमाग को आप जानते हो, आप कितना कैच कर सकते हो एक टाइम के अंदर, वो भी आप जानते हो। तो फ्रेंड्स, किसी के पीछे भी ये सोच के मत लगना कि उसने ये टाइम टेबल बता दिया तो मैं वही फॉलो करूँ, उसने बोल दिया। अगर आप साइंस और एसएसटी मैथ्स, ये चीज़ें जो थोड़े थोड़े वेटेज वाली हैं, इंग्लिश हिंदी, अगर इनके एक टॉपिक के लिए आप बहुत बहुत टाइम लगा रहे हैं, पूरे पूरे ग्रंथ पढ़ रहे हैं ना, तो भूल जाना सिलेक्शन। क्यों? क्योंकि आप टाइम मैनेजमेंट जब तक नहीं करेंगे ना, आपको नहीं पता होगा। क्योंकि आपका लेवल है 1, लेवल 1 है। माना कि अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड परीक्षा करवा रहा है, लेकिन उस अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड से उसको भूत मत समझो। टॉपिक से बाहर कभी क्वेश्चन नहीं जाते और लेवल से बाहर कभी क्वेश्चन नहीं आते। क्योंकि हर एक एग्ज़ाम जो है ना, मॉडरेट, इजी, टफ तीनों लेवल में होता है। और सबसे बड़ी बात होती है कि तुम्हारे लेवल के हिसाब होता है। ये नहीं है कि आपका लेवल 1 है, आपको प्राइमरी को पढ़ाने जाना है और आरएएस लेवल का पेपर आ जाए, ऐसा नहीं होता। तो खुद का दिमाग लगाओ, आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, किस तरीके से याद करना है। किताबें आपके साथ एग्ज़ाम हॉल में नहीं जाने वाली, जो जाएगा वो आपके दिमाग में जितना सेट है ना, वो ही जाएगा। तो कोई भी चीज़ है ना, वो ज्ञानी बनने की दृष्टि से ना पढ़ना, याद करने की दृष्टि से पढ़ना। जैसे याद हो जाए, जितना याद हो जाए ना, वो ही अपना है। किताबें दुनिया में बहुत है, चाहे कितनी ही पढ़ लो, वो सारी उम्र है ज्ञान लेते रहना। फिलहाल आपको एग्ज़ाम पे फोकस करना है। तो अपना जो प्रकाश वाला टॉपिक था ना, वो लेवल 1 के हिसाब से ख़त्म हो चुका है, ठीक है। कल हम नेक्स्ट टॉपिक लेने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। एंड ये कभी मत सोचना कि कंटेंट थोड़ा है। कंटेंट जो होता है रिलेवेंट होना चाहिए। थोड़े और ज़्यादा से मतलब नहीं होता। आपका 5 क्वेश्चन है, वो 5 क्वेश्चन निकल जाए, 100% की कभी इच्छा मत रखना। आप 85 या 90% अच्छे से कवर कर जाते हो ना, आप सिलेक्शन की दौड़ में हो, ठीक है। थैंक यू सो मच।